अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.3 की क्लास नंबर 7, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 भी कोशिश करेंगे इसी में कवर अप कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल एक रिडल की तरह, पहेली की तरह, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। थ्योरी को समझेंगे, जिससे हम प्रैक्टिकली एक डायग्राम बुरी सी ड्रॉ की मैंने, वो समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग पे जब डायग्राम की मैं बात करता हूँ तो मैं जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी कह चुका हूँ, इसमें फिर सजेस्ट करूँगा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम खुद से समझ नहीं आए, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के आप डायग्राम को ड्रॉ करें और क्वेश्चन को और प्रॉब्लम को ना अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट क्या करना है। जैसे ही वो समझ आएगा सोल्यूशन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि ये मेरी बात समझ आ रही है आपको। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। दो बिल्डिंग्स हैं यार, ए एंड बी। तो एक बिल्डिंग आ गई ये और एक बिल्डिंग आ गई ये, इनका नाम है ए एंड बी और आर 100 मीटर अपार्ट, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि बिल्डिंग बी और बिल्डिंग ए के बीच का डिस्टेंस फासला कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए, टॉप ऑफ द ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी की तरफ, देखिए फिर से, बिल्डिंग ए के टॉप से बिल्डिंग बी के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 20 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस तो समझते हैं ना, या बेस जहाँ से खड़ी होती है बिल्डिंग, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी, तो बिल्डिंग बी की जो बेस है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बिल्डिंग ए के टॉप पे, उसका एंगल कितना है, 50 डिग्री। दो चीज़ें उसने कही, दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर्स। बिल्डिंग ए के टॉप से बिल्डिंग बी के टॉप पे जो एंगल बनता है वो बनता है 20 डिग्री। एक चीज़ ये बोल दी उसने, भाई साहब ने ये बता दिया। दूसरी चीज़ क्या बताई, बी के बेस से ए के टॉप पे जो एंगल बनता है वो बनता है 50 डिग्री। तो ये दो चीज़ें उसने हमें बता दी कि दो एंगल बता दिए, तो एंगल एक चीज़ हुई ना, हाँ, दो एंगल बता दिए और डिस्टेंस बता दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मज़ेदार। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी की टोटल हाइट कितनी है। तो एक्चुअल में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक से डॉट आपको नज़र आ रहे हैं और मैंने नेम लगा दिया ए बी ई सी डी, ये मैंने खुद से लिखे हैं यार, ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को आप कुछ भी लिख लो, डजेंट मैटर, ये मैंने अपनी मर्जी और अपनी ईजीनेस के लिए ये लिख लिए। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन कैसे निकले, मतलब पहले डिस्कस कर लें, फिर सॉल्व तो हम 1 मिनट में कर लेंगे। कैसे सोल्यूशन निकले, तो बड़ा सिंपल सा काम है यार। अगर आप गौर से देखो तो ये ट्राइंगल्स बन रही हैं, देखो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, यानी ए बी ई, फिर और क्या बन रही है, बी डी ई, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, और बी सी डी, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है। लेकिन मैंने ध्यान देना अपनी रिक्वायरमेंट पे, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। अगर आप गौर से देखो यार समझ गए होगे क्या चाहिए, ए से ई तक का डिस्टेंस और ई से डी तक का डिस्टेंस। अगर ये दो डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ तो बस इन दोनों को ऐड करूँगा और मेरा ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, सिंपल सा काम है। सबसे पहली बात, ये जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ, ये जो ट्राइंगल बनती है यानी ए बी ई, जिसको मैं रफली यहाँ पे आपको बना देता हूँ, रफली बुरी ही बनेगी पर समझने के लिए बना लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल बनी ए बी और ई, और इसका एंगल कितना है, 20 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ से 100 मीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी 100 मीटर ही डिस्टेंस हुआ ना, यानी कि अगर दो चीज़ें दूर फासले पे पड़ी हैं, एक ज़्यादा हाइट में है, यानी कि ये समझ लीजिए ये डबल हाइट में है और ये सिंगल हाइट में, तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस है बीच का, यहाँ का जो डिस्टेंस है, अगर वो 100 मीटर है तो यहाँ का डिस्टेंस भी 100 मीटर ही होगा। और ऑफ कोर्स अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस 100 मीटर है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल हमें चाहिए क्या, हमें ए ई फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल है ना, एंगल भी गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगेगा, समझ गए होंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी ई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई और बेस क्या है, बी ई। क्वाइट सिंपल। अब जो चीज़ अवेलेबल है वो पुट कर दीजिए, बी ई अवेलेबल है तो बी ई की वैल्यू लगा दी, ए ई अपनी जगह पे, टेंजेंट 20 डिग्री अपनी जगह पे, चाहे तो वैल्यू निकाल लें, चलें अगले स्टेप पे निकाल दी मैंने, लेकिन आप चाहें तो यही निकाल लें, वैल्यू निकाल दीजिए, और 100 जो इधर है ए ई अपनी जगह, 100 साहब इधर आके से क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल। तो ए ई की वैल्यू आ गई। अब ए ई तो निकल आया, मैं इसको इरेज कर दूं, बल्कि रहने दें,
अगर अफसा भी है तो गुजारा कर रहा है, इट्स ओके। सो ए ई की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए, अब डी ई चाहिए, ऐसे ही है ना। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको डी ई को लेता हूँ तो उसने हमें एंगल इस एंगल से बताया, तो मैंने तो ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दी। तो डी ई को फाइंड करने की बजाय अगर मैं बी सी डिफाइन कर लूँ, मतलब मैं बी सी की वैल्यू निकाल लूँ, तो बी सी किसके इक्वल है, सी डी के और डी ई के। आई होप ये बात समझ आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इस एंगल से गौर से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल टेक करता हूँ बी सी और डी, इसका एंगल पता है मुझे 50 डिग्री, उसने इसका एंगल नहीं बताया हमें कि बी से डी की तरफ एंगल क्या बनता है इस एरिए का। चलें अगर आप लेट करना चाहें तो इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं उधर आपको लेके जाना नहीं चाहता। मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि जितना डिस्टेंस हमारा बी से लेके सी तक का बनता है, ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, जितना डिस्टेंस बी से सी तक बनता है वही डिस्टेंस तो ई से लेके डी तक बनता है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल टेक करूँ जिसका मैंने नाम रखा है बी सी डी, यानी कि ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफ सी, फिर से एक ट्राइंगल हम यहाँ पे क्या बी सी और डी, बी सी और डी, जिसका हमें एंगल पता है कितना मिला हुआ है 50 डिग्री, और हमें क्या, और उसकी बेस मिली हुई है, तो चाहिए क्या, परपेंडिकुलर बी सी। जैसे ही बी सी निकलेगा मैं उसको ई डी के तौर पे कंसिडर कर लूँगा और उसे ऐड कर दूंगा ए ई में। आई होप ये बात समझ आ रही हो। अगर नहीं ना आ रही तो वीडियो को पीछे करके देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं रिपीट वैसे कर देता हूँ एक दफ़ा फिर से। क्या देखें, हमने ट्राइंगल टेक कर ली बी सी डी, जिससे हमें बी सी फाइंड कर लेंगे, तो बी सी किसके इक्वल है, ई डी के, तो ई डी की जगह उसको पुट कर देंगे, सिंपल। आई होप समझ आ रही हो अब, ठीक है। चलिए फाइंड पहले कर लेते हैं, आई होप एंड तक जाते जाते समझ आ जाए। इन ट्राइंगल बी सी डी बेस 100 परपेंडिकुलर फाइंड करना है और 50 एंगल, अकॉर्डिंग टू दैट टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी और बेस क्या है सी डी। टेंजेंट 50 की वैल्यू निकालिए 1.192 और सी डी की वैल्यू क्या है 100। सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट बी सी। एक्चुअल में बी सी और हमने फाइंड क्या कर लिया, वो जो हमें चाहिए ई डी, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही है कि जितना डिस्टेंस बी से सी तक है वही डिस्टेंस ई से डी तक है। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमने फाइंड जो करनी है चीज़ एच, यानी कि हाइट, वो हाइट किसके इक्वल है, ए ई प्लस डी ई ना। देखिए ज़रा गौर से, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ए ई प्लस डी ई, ऐसे ही है। ओके, सो ए ई तो हमारे पास है प्लस, और डी ई की जगह ई डी लिख लें या डी ई लिख लें, डजेंट मैटर। इसकी जगह हम किसको लिख सकते हैं, बी सी को, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ई डी की जगह हम किससे लिख सकते हैं, बी सी को। तो सिंपली उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए ई की वैल्यू क्या है 36.39 प्लस, और बी सी की वैल्यू क्या है 119.2। सिंपली इनको ऐड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। अच्छा, एक स्टेप आप और कर सकते हैं। क्या, आप इसको लिखें ही मत, इस स्टेप को लिखें ही ना, अब डायरेक्ट ऐसे लिखें एच इज इक्वल टू ए ई प्लस डी ई। ए ई की वैल्यू यहाँ से पिक कर लें प्लस, और डी ई क्योंकि मैंने इसको ही कह दिया, ई डी की बजाय डी ई लिख लेते हैं, चले, क्योंकि वहाँ लिख दिया ना इसलिए, तो इसी को डी ई कह दीजिए। जैसे बी सी है वैसे ई डी और डी ई है, इट्स ओके। तो इस डी ई की जगह 119.2 लिख दिया, सिंपली इनको ऐड किया और आपका आंसर आ गया। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, लिटरली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा मज़ेदार सा है। बस आपने क्या करना है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट क्लास, मज़ेदार सा क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, लिटरली बहुत मज़े का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर डायग्राम को साथ साथ बात करेंगे और साथ साथ हम सोल्यूशन पर मूव ऑन कर जाएंगे। अ विंडो वॉशर इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। विंडो वॉशर समझते हैं ना, वो बड़ी बड़ी होटल की जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये मैंने वो एक बिल्डिंग सी अपनी तरफ से ड्रॉ किया रफ सी कि ये एक बिल्डिंग है। विंडो वॉशर क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी समटाइम बेचारे लटक रहे होते हैं विंडोज़ के ऊपर और वॉश कर रहे होते हैं विंडोज़ को, यानी मिरर साफ़ कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं बिल्डिंग की बाहर से, उन्हें विंडो वॉशर्स कहते हैं। ओके, सो एक विंडो वॉशर इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एन ऑब्जर्वर, वो जो फ्री नहीं बाहर लोग घूम फिर रहे होते हैं जिन्हें ऑब्जर्वर कहेंगे, यानी कि देखने वाला, मे बी इंजीनियर हो, जो कि रोड के ऊपर, यानी कि ये होटल है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है थोड़े से फासले पर उस बिल्डिंग से। वो फासला कितना, 20 मीटर, उसके बारे में अभी बताता है वो। एक ऑब्जर्वर है जो ए नाम का, मैंने नेम उसका ए रख दिया, कि जो कि बाहर दूर होटल से ए पॉइंट पे खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है किसको, उस वॉशर को जो कि सफाई कर रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट वो है जो वॉशिंग कर रहा है, जो वॉश कर रहा है उसको, विंडो को, और ए पॉइंट वाला कौन है, ऑब्जर्वर, जो ऐसे बस खड़ा देख रहा है कि अच्छा ठीक है सफाई हो रही है। आगे चलते हैं।
ओके, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है होटल से 20 मीटर, ओके, फ्रॉम द बिल्डिंग। या अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड्स द एंगल ऑफ द वर्कर टू बी ऑफ 30 डिग्री। ओके, हमने जो एंगल फाइंड किया उस वर्कर का और उस ऑब्जर्वर का, वो जो फ्री में खड़ा आदमी देख रहा है ना उस होटल की तरफ कि ठीक है सफाई हो रही है और वो सफाई करने वाला बेचारा सफाई कर रहा है वर्कर, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है जो फाइंड करके निकला वो क्या निकला 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक कि 30 डिग्री उनका एंगल बना। तो क्वेश्चन यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया स्टोरी क्या चाह रही है। आगे क्या कहानी है इस फुल स्टॉप से आगे, नेक्स्ट स्टोरी क्या है, दी वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। वो जो वर्कर है वो सफाई करते करते 12 मीटर ऊपर चला गया, यानी वो सफाई कर रहा है जाता जा रहा है और ऊपर कितना चला गया 12 मीटर्स। वो 12 मीटर्स सफाई करते करते ऊपर चला गया। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फार्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अब दोनों ने मूव किया है, ठीक है, ज़रा गौर से समझिएगा। ये जो सी पॉइंट वाला वर्कर है ये सफाई करते करते 12 मीटर ऊपर चला गया और ये जो ऑब्जर्वर है ये जो ऐसे बेवजह देख रहा है ये भी देखते देखते बिल्डिंग से 4 मीटर और आगे आ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंट ई पे। आई होप ये समझ आ रही है कि उधर से उसने थोड़ा सा मूव किया 12 मीटर मूव किया, इसने यहाँ से मूव किया 4 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द बिल्डिंग। अब आगे की कहानी क्या है, स्टोरी ये है मज़ेदार। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब हमने बताना क्या है कि अब इस पर्सन का ये जो 4 मीटर इधर आ गया और ये 12 मीटर ऊपर चला गया, इन दोनों के बीच का अब एंगल क्या बनता है हमने ये फाइंड आउट करना है। स्टोरी समझ आ गई होगी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टोरी अगर कन्फ्यूजन हो रही हो। देखिए, एक पर्सन है जो बेवजह ऐसे होटल की तरफ देख रहा है, ऐसे ही समझ लीजिए, और वहाँ पर एक सफाई करने वाला विंडो वॉशर है, विंडो को वॉश करने वाला सफाई कर रहा है। थोड़ी देर इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। इस पर्सन का फासला होटल से कितना है 20 मीटर्स। थोड़ी देर के बाद ये भाई साहब सफाई करते करते ऊपर पहुंच गए, 12 मीटर ऊपर चले गए, और ये भाई साहब थोड़ा सा आगे आगे बिल्डिंग यानी कि जहाँ पर ये थे उससे 4 मीटर और आगे आगे। अब इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला जो एंगल अब इन दोनों के बीच का बनता है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसका नाम अल्फा रख देते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। अब एंगल फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे ही रिक्वायरमेंट का पता चलेगा आंसर आप झटपट निकाल लोगे। तो असल चीज़ है रिक्वायरमेंट। तो ज़रा गौर से देखिए, बेशक इधर वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए और गौर कीजिए कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ रिक्वायर्ड को अगर आप गौर से देखें तो ये फिर टेंजेंट ही बन रहा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें चाहिए डी से लेके बी तक का एरिया जो कि हमारी परपेंडिकुलर बनती है, और बेस चाहिए ई से लेके बी तक, सिंपल, और एंगल निकल आएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो, अगर ये पूरी ट्राइंगल मुझे मिल जाए, ये ट्राइंगल है जी पूरी, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मुझे चाहिए जो कि बनता है डी से लेके बी तक, और बेस चाहिए बी से लेके ई तक। तो मैं इजीली एंगल निकाल सकता हूँ। आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है प्रॉब्लम मज़ेदार है। मेरे पास ये एरिया तो पूरा है, व्हाट आई मीन कि ई से लेके बी तक का एरिया कितना बनता है, ए से लेके बी तक जो बनता है उसको ऐड कर दें, एडिशन कर दें उसका ए से ई तक। तो 20 मीटर और 4 मीटर टोटल कितना हो गया 24 मीटर। तो ई से लेके बी तक का डिस्टेंस तो सिंपल हो गया, ये तो पता चल गया 24 मीटर। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है यहाँ। मुझे बी से लेके सी तक का डिस्टेंस नहीं पता, सी से डी तक का 12 मीटर है, तो मुझे पहले बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पहले रिक्वायर्ड है। जब ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला जिसको मैं रफली ख़राब करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा बी से लेके सी तक का, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा 12 मीटर में, तो टोटल कितना हो जाएगा बी डी। आई होप समझ आ रही है, शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो ट्राइंगल है ए बी और सी। हमने इस ट्राइंगल को टेक किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर वही काम रफ सी बना लेते हैं, गुजारा हो जाएगा। एंगल 30 डिग्री, इसकी बेस कितनी है 20 मीटर्स, ए बी और ये सी, और हमें फाइंड क्या करना है बी सी। सो अकॉर्डिंग टू दैट परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर बी सी ओवर बेस ए बी की वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है 20, और बी सी अपनी जगह पे, और टेंजेंट 31 ओवर √3 होता है, ये तो हमें सबको पता है। बी सी अपनी जगह पे रहा और 21 से जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि 20 को डिवाइड कर दें √3 पे तो आ गया बी सी। आई होप यहाँ तक क्लियर है,
सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। BC हमने फाइंड कर भी लिया जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इतना आसान था। अब करना क्या है, सिंपल, जैसा इसकी बात करते हैं, इससे डायरेक्ट ना BC से मूव कर जाते हैं इधर, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कि मैंने डिटेल में क्यों लिखा है। सिमिलरली जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, वो क्या कि E से लेके B तक का यार डिस्टेंस होगा क्या, सिंपल सा काम है, EA और AB, EA और AB, यानी कि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड कर देंगे, 4 मीटर को 20 मीटर में ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 मीटर्स। तो जैसा हमने इसको ऐड किया ना इन दोनों को, वैसे ही सिमिलरली वैसे ही B से लेकर D तक के लिए BC प्लस CD को ऐड कर दीजिए। तो BC आया 11.55 प्लस CD हमें पहले ही अवेलेबल है 12, सिंपली उनको ऐड किया और आपका आ गया BD। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ना हो रही हो। ओके, अब अगर इस ट्राइंगल को आप देखें तो सारा कुछ अवेलेबल है। EB कितना है, 24 मीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24। इसी तरह BD कितना है, 23.55, BD है 23.55। तो फाइंड क्या करना है, अल्फा एंगल। सिंपल हो गया ना, आई होप ये समझ आ रहा हो। यार मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है सबको, मुझे भी और आप सबको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू BD ओवर EB। कैसे देखें, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर और बेस, सिंपल हो गया ना। या BD की वैल्यू पुट की, EB की वैल्यू पुट की, सिंपली दोनों को डिवाइड किया, टेंजेंट अल्फा का आंसर आ गया। अल्फा इधर ही रहा, टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स फाइंड किया तो डिग्री और मिनट्स में आपने आंसर लिख लिया। सिंपल सा काम था, क्वेश्चन हो भी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक क्लास तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारी आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद रिसेंट वन। क्वेश्चन नंबर 14 से बहुत ज़्यादा मैच करता है ये स्टेटमेंट में, नॉट इन सोल्यूशन। स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है क्वेश्चन नंबर 14 से। डायग्राम में जो डाटा गिवन है हमें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, बट जब बात आएगी सोल्यूशन की तो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी स्टोरी, या स्टोरी पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसमें कुछ चीज़ें आपको अजीब लगेंगी, लेकिन वो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ना आ जाएंगी। सो इतना टेंशन में नहीं आना, जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। शुरू करें। या A man standing on the bank of a canal observes that the measure of angle of elevation of a tree is 60 डिग्री। पूरी बात का यहाँ तक मतलब क्या कि जी एक नदी बह रही है, इस तरीके से समझ लो यार कि ये नदी बह रही है। हाय, पानी सीधा कैसे हो गया, पानी तो टेढ़ा मेढ़ा जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये सब समझ लें नदी बह रही है। ओके, सो पॉइंट ये है, एक आदमी खड़ा है एक नदी के या दरिया के किनारे, या कुछ नदी कह लो यार। ओके, तो नदी के इस तरफ एक आदमी खड़ा है और इधर एक दरख्त उगा हुआ है उस तरफ कॉर्नर पे। उस दरख्त की जो हाइट है एक्चुअली वो फाइंड करनी है, वो एंड पे बताता हूँ। अभी क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। एक आदमी खड़ा है एक कैनाल की एक साइड पे, एक नहर की साइड पे, एक नदी की साइड पे, जिसका एंगल बनता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उस ट्री के साथ कितना, 60 डिग्री। तो इस पर्सन का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लेट्स कंटिन्यू। आगे क्या करता है, ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर्स फ्रॉम दी बैंक ही फाइंड्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री एज 30 डिग्री। ओके, अगर वो पर्सन 40 मीटर आगे मूव कर जाता है, मतलब वो जो नदी किनारे खड़ा है वो 40 मीटर आगे चल के चला जाता है, तो उसका एंगल उसी ट्री की टॉप के साथ बनता है 30 डिग्री। फिर से एक आदमी खड़ा है नदिया किनारे, नदी बह रही है, वहाँ एक दरख्त है, उस दरख्त की एक हाइट है, उस टॉप ट्री की हाइट जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एंगल बनता है 60 डिग्री। अगर ये आदमी आगे 40 मीटर और चल के चला जाए, मूव कर जाए, तब इसका एंगल उसी पॉइंट के साथ बनता है 30 डिग्री। यहाँ तक तो आ गई स्टोरी। अब क्वेश्चन बड़ा अजीब है, क्या, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। चलिए ये तो समझ लिया कि हमने बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बट एक और चीज़ है, हाइट जो हमने फाइंड किया ना, कई दफ़ा कर चुके हैं ना, या कि ट्री की हाइट तो हम पहले भी कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, हाइट फाइंड तो करनी है। एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, या ये है स्टोरी, वो कितनी चौड़ी नहर है, कितनी चौड़ी नदी जा रही है, ये भी बताना है। यानी ए से लेके बी तक का भी बताना है। हमें दो चीज़ें अब फाइंड करनी है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट और अजीब सा है एज ए सोल्यूशन। क्वेश्चन तो सेम ही है, अगर आपको याद हो पिछला कि वो बिल्डिंग पे आदमी काम कर रहा था, वो मूव कर गया, ये भी थोड़ा मूव कर गया, एंगल्स हमें मिल गए, तो हमने उस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है, कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हमें बेस पूरी अवेलेबल नहीं, उसमें बेस अवेलेबल थी, याद होगा 20 मीटर, 4 मीटर, 24 मीटर हमने कर लिया था।
लेकिन यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसके साथ जो खेल खेलना है ना यार वो भी थोड़ा सा डिफरेंट खेलना पड़ेगा। तो अगर कन्फ्यूजन हो ना तो सजेशन दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा। समझ लें कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो मैं आपको अंधेरा है तो पहले ही बता रहा हूँ कि आगे खड्डा आने वाला है, गाड़ी थोड़ी स्लो करके ईजिली होकर चलाएं। तो अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस चलना है, डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है टीचर जब इतनी डिटेल बताते हैं किसी क्वेश्चन की या ऐसी बातें करते हैं तो स्टूडेंट पहले ही सोच लेता है ये तो टफ है, ये तो मुश्किल है, मैंने छोड़ देना। नहीं, अगर आप इसी को करोगे तभी तो आप लाइक कहलाओगे, कैपेबल कहलाओगे, बाकियों से आगे निकलना है, लेकिन खुद को बेहतर बना के। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, बस वही वाली बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, पहले बात पूरी कर दूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इस क्वेश्चन की तभी ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अच्छा ये जो A, B, C और D हैं, यानी ये जो पॉइंट्स हैं, ये नाम मैंने खुद से दिए हैं, आप चाहें तो कोई भी नाम रख लें, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैंने ट्राइंगल क्या टेक किया है, A, B और C, सिर्फ इसको टेक किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास क्या क्या डाटा आता है ज़रा देखते हैं। मुझे पता कुछ भी नहीं आना, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ एक एंगल है मेरे पास 60 डिग्री A, B और C। अब अकॉर्डिंग टू दैट टेंजेंट यूज़ करूंगा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परिपेंडिकुलर BC और बेस AB। ये तो यही रहेंगे क्योंकि इनकी तो वैल्यूज़ ही नहीं है मेरे पास। और टेंजेंट 60 डिग्री हो गया √3। मैं इसमें से किसको अलग कर लेता हूँ, BC को। मुझे एक्चुअली ना AB और BC में इंटरेस्ट है, तो जैसे जैसे हो पा रहा है ना मैं करता जाऊँगा, बस आपने समझते जाना है। ओके, सो BC और AB इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो फॉर नाउ, अभी के लिए आपका जो BC है वो किसके इक्वल आया, √3 AB। इसका मतलब अब मुझे क्या चाहिए, AB। अगर AB की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, जो कि नदी की वैल्यू भी है, इसका मतलब एक आंसर तो यहीं से आ जाएगा। ये मेरा AB है, विड्थ ऑफ कैनाल या, और हाइट ऑफ ट्री मेरा एक्चुअली में क्या है, BC। तो अगर मुझे AB मिल जाता है तो BC ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब आपको स्टोरी समझ आ रही होगी। तो अब मैं जितनी भी स्ट्रगल करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक, वो सारी किसके लिए होने वाली है, AB के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी ट्राइंगल, ट्राइंगल DB और C, यानी कि DB और C, यहाँ से लेकर DB और ये C। ठीक है, बस इस तरह से समझ लीजिए DB और C। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें भी वही 30 डिग्री जस्ट गिवन है। इसी को यूज़ करते हुए देखिए मैं क्या करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट टेंजेंट अल्फा यानी कि टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू परिपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ से है स्टोरी मज़ेदार, ज़रा गौर से देखिएगा। टेंजेंट 30 तो आ गया 1/√3, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। BC सेम एज इट इज़। DB का क्या हुआ, ज़रा इसको देखिए, D से लेके B तक के एरिए को। तो इसमें मुझे ये चीज़ गिवन है, ऐसे ही है ना, यानी कि DA + AB, ऐसे ही है ना, यानी कि DB की जगह मैं लिख सकता हूँ DA + AB। यहाँ पे AB तो आता है भैया, तो DA + AB ये बनता है ना DB। आई होप ये बात समझ आ रही है। देखें D से लेके B तक का एरिया एक्चुअली में क्या है, DA + AB। आई होप ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए DB की जगह मैंने लिख दिया DA + AB। अब DA + AB में से DA तो मुझे पता है, वो तो 40 मीटर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ DA की जगह मैं 40 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आई थिंक समझ आ रही। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्राइंगल DBC मैंने टेक कर ली, उसका एंगल बना 30 डिग्री, D से लेके A तक का एरिया 40 मीटर्स है, जो कि मुझे पहले से मालूम है। तो DB जो है वो कहलाएगा DA + AB। DA की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा, जो कि क्या बनती है, 40 मीटर, प्लस AB अपनी जगह पे, BC अपनी जगह पे, 1/√3 अपनी जगह पे, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इस स्टेप से अगला स्टेप करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा फोकस रहें, मुझे मतलब थोड़ा सा और फोकस दें कि मैं क्या करने लगा हूँ। इसको मैंने सिंपल वे में ना सादा करके लिखा है, वो ज़रा देखिएगा कि मैंने इधर किया क्या। BC ज़रा देखिए किसके इक्वल है, यानी BC की बात करने लगा हूँ। मैं इसको ना थोड़ा सा तो साफ़ कर दूँ ताकि जब मैं BC पुट करूँ तो आपको समझ आए। सॉरी, ओके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ ज़रूर आ गई होगी यार। कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके यहीं से देख लो, ताकि क्वेश्चन जब कंटिन्यू रहे तो आपको पूरी समझ आती रहे। लेट्स कंटिन्यू। सो 1/√3 BC, DA की जगह 40 + AB, क्लियर, ओके। 1/√3 स्टिल देयर। BC की वैल्यू पुट कर दी यार मैंने, क्या किया, BC की वैल्यू पुट कर दी। देखें BC किसके इक्वल है, √3 AB। तो BC की जगह मैंने लिख दिया √3 AB, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। BC की जगह क्या लिख दिया, √3 AB, और नीचे आया 40 + AB।
आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्लो क्यों बता रहा हूँ यार। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ना कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, मैं भी ऐसा ही था, ठीक है। इसलिए मैं इन सिचुएशंस में ना थोड़ा स्लो बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही ना थोड़ा सा बंच सा है, यानी इसमें काफ़ी गुंजल से पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैप में ना फंसें स्टूडेंट, स्लो बताऊँ। कंटिन्यू करें। या ट्राइंगल DBC से हमने कुछ ऐसा रिजल्ट अखज़ किया, निकाला कि यहाँ तक पहुँच गए 1/√3 इज इक्वल टू, और BC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी √3 AB, DA की जगह 40 + AB। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होगी, अगर है तो वीडियो को पीछे करके देख लें। यही वाला स्टेप मैंने आगे दोबारा लिख दिया, क्योंकि इसको ही तो सॉल्व करके मैंने AB निकालना है, या तो इसके साथ सारा खेल खेला जाना है। अब ज़रा ठीक से समझना आप। लेट्स कंटिन्यू। यही वाला स्टेप ये लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। अब जो होने लगा ज़रा समझिएगा। अब मैंने क्या देखा, 40 + AB जो है ये 1 से आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एज इट इज़ ही आएगा ना। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वैसे ही आती है। 40 + AB। इधर क्या हुआ, √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर और AB साथ एज इट इज़। या ये स्टेप बहुत कमाल का है, क्योंकि सारा गेम इसी ने क्लियर कर देना है हमारा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 40 + AB 1 से आके इधर, और √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर और AB साथ वैसे ही। ओके, स्क्वायर रूट कट गया, और वैसे बाकी सारा कुछ वैसे ही है। 40 + AB वैसे ही है, 3 वैसे ही है, AB वैसे ही है, सिंपल। प्लस AB उधर जाके क्या हो गया, -AB। 3AB में से 1AB गए तो क्या बचे, 2AB। समझ आ रहा है, या आई होप समझ आ रही हो। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। यानी कि अगर एक और स्टेप करना चाहें, बस एक ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर लीजिए। तो AB आ गया हमारा 20। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, यानी कि हमारा जो विड्थ ऑफ, जो चौड़ाई है हमारी नहर की, नदी की, वो कितनी है, 20 मीटर्स। तो AB का आंसर आ गया। तो जैसे हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि BC को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ AB चाहिए, तो वही तो हुआ। सो नाउ एज BC इज इक्वल टू √3 AB, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ AB। सो हमने क्या किया, AB की वैल्यू को सिंपली पुट कर दिया। आई होप ये समझ आ रहा है क्या। BC इज इक्वल टू √3 AB। तो AB की वैल्यू क्या है, 20। तो AB की वैल्यू को पुट किया 20, मल्टीप्लाई किया, सिंपली हमारा BC यानी हाइट ऑफ ट्री भी आ गया 34 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 34.64। या सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, 2-3 बार देखिए, और ख़ुद से 3-4 बार कीजिए। यानी कि 2-3 बार देख के खुद से क्या 3-4 बार कीजिए। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स एक दफ़ा ही करके कहेंगे आ गया, नहीं आया उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो 2-3 दफ़ा बेशक इसको देखिए, बार बार के मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फिर से वही वाली बात आखिर पे एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। BC को हमने इज इक्वल टू √3 AB कर दिया था। AB जब फाइंड हो गया तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने दोबारा से इसको टेक कर लिया। BC इज इक्वल टू √3 AB। √3 अपनी जगह पे रहा और AB की वैल्यू थी 20, उसको पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सिंपली, और BC आ गया जो कि हमारी हाइट ऑफ ट्री है। एंड आई होप कि आपको समझ ज़रूर आ गई हो। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लिटरली टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पर्सन से पढ़ लो, जितना मर्जी अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने देना है, पढ़ना तो आपने है। तो सजेशन वही है आपके भाई का कि कोशिश करें, मेहनत करें, अपना ख्याल खुद करें और दूसरों का भी ख्याल करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।